तो देखो लास्ट क्लास में जो ओम्स लॉ पढ़ा था, मैं एक दफा ब्रीफली जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूं हमने क्या पढ़ा था ताकि आज से इसको कंटिन्यू करें। ये लास्ट क्लास का लेक्चर था, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ सजेस्ट that current flowing in a circuit or current flowing through a resistor is directly proportional to voltage you apply across the resistor। करंट और वोल्टेज आसान करें बात तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनमें ना कुछ वेट बनती है, चाहे आई को यहाँ बनाए या वी को वाई एक्सिस बनाए, ठीक है। ये ओम्स लॉ की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने आई वाई एक्सिस पे लिया है तो जो ग्रेडियंट होगा उसकी वैल्यू 1 रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर मैंने v को लिया हुआ y एक्सिस के ऊपर ग्रेडियंट की वैल्यू डायरेक्टली r होगी। और इस तरह से चीजें देखी थी हमने। उसके बाद हमने कहा था कि करंट के फ्लो से हीटिंग होती है और हीटिंग की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। तो इस बात को इस पेज में नहीं लेकिन कुछ ऐसे ही पढ़ा था आपके साथ एक डिफरेंट पेज पे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो और उससे टेंपरेचर इंक्रीज हो फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो तो फिर प्रोपोर्शन डायरेक्ट रहती नहीं है क्योंकि ओम्स लॉ की जो प्रोपोर्शन है वो उस वक्त तक है ना करंट और वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज उस वक्त तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब तक रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लग गई तो फिर ओम्स लॉ की वैलिडिटी खत्म। इस बात को कहते हैं टेंपरेचर लिमिटेशन ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वैलिडिटी पे टेंपरेचर की एक लिमिट है। एक लिमिट के अंदर जब तक टेंपरेचर सब्सटेंशियली चेंज नहीं हो रहा, नोटिसेबली चेंज नहीं हो रहा, ओम्स लॉ वैलिड है। लेकिन जैसे ही आपके पास रेजिस्टेंस में नोटिसेबल चेंज आने लगे तो फिर ओम्स लॉ वैलिड रहता नहीं है, स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि इसमें कर्व आता है। अगर आई वाई एक्सिस के ऊपर हो तो ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज होती है जो शो करता है रेजिस्टेंस का इंक्रीज, और अगर वी वाई एक्सिस के ऊपर तो ग्रेडियंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये भी शो कर रहा है रेजिस्टेंस की इंक्रीज। बेटा इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता था 1/r, इसकी ग्रेडियंट का कम होना क्या इंडिकेट करेगा रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और यहाँ ग्रेडियंट डायरेक्टली रेजिस्टेंस ही है, यहाँ ग्रेडियंट का बढ़ना रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना इंडिकेट, तो दोनों के रिलेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ये सारी बातें मैंने आपसे लास्ट क्लास में की थी। आज इसके ऊपर बेस्ड मैं 2-3-4 एग्जांपल ट्राई करूंगा और डायरेक्टली हम सर्किट्स पे जाएंगे, यानी डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे। ये मेरी एग्जांपल बने बेटा, बस बच्चों कोशिश ही करना कि एग्जांपल्स को ना रेगुलर पेंसिल में ड्रॉ नहीं करके रखना, बहुत टाइम लगता है, रफली बनाओ। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगी है 200 ओम्स की और वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट से बैटरी का एम है। सर एग्जांपल लीजिए, देखो बेटा एग्जांपल बना, हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल के देनी है। इस अरेंजमेंट में हमें करंट की वैल्यू निकाल के देनी है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? V इक्वल्स टू IR। जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है वो करंट है तो मैं ले लूंगा V डिवाइडेड बाय R। अब V की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर इस सर्किट के अंदर 6 EMF है और जो डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम्स, तो 6 डिवाइडेड बाय 200 ओम्स क्या मतलब है देखिए 0.003 एम्पीयर्स। करंट की वैल्यू 0.03 एम्पीयर्स है। अगर मैं इस करंट को मिली एम्पीयर्स में कन्वर्ट करूं तो बन जाएगा 30 मिली। बेटा एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। जो लोग लेट आए मैंने कहा है तेज तेज सर्किट बनाने, बहुत नीटनेस नहीं करनी वरना सर्किट हम पूरे नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल सॉल्व करिए, बस आप अच्छा रहेगा कि अपने कैलकुलेटर साथ रखें और जो कैलकुलेशन है वो करते रहें मेरे साथ, वेट नहीं कीजिएगा किसी और के यहाँ।
देखिए मेरा सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ईएमएफ ऑफ द बैटरी 9 वोल्ट्स है, सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस लगी हुई है, सर्किट में करंट है 40 मिली एम्पियर, कहते हैं रेजिस्टेंस निकालना है। जाओ बेटा सेकंड सर्किट, कैन आई से इस सर्किट में ओम्स लॉ के हिसाब से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो राइट V द वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्लोइंग करंट, वोल्टेज की वैल्यू 9 वोल्ट्स है और करंट की वैल्यू बेटा 40 मिली एम्पियर, चाहो तो ऐसे लिख दो 40 into 10 to the power -3, ये भी ठीक है, वरना 40 को डायरेक्टली कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं, ये 40 डिवाइडेड बाय 0.04 235 225 सही। बेटे करंट हमेशा मिली एम्पीयर ही होता है। नहीं, मैं तो करंट कभी एम्पीयर नहीं करता, मिली एम्पीयर मैं तो आपसे दिलवा रहा हूँ कि आपको यूनिट यूज करना है। हम कैलकुलेशन में करंट को कैसे यूज करेंगे इन एम्पीयर से, अगर मिली में गिवन भी हो तो 10 टू द पावर -3 उसमें लगा के सॉल्व कर, लेकिन कभी-कभी आंसर में मांग सकते हैं मिली एम्पीयर में, तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, सिंपल सी कन्वर्जन। हो गई बेटा एग्जांपल 2, एग्जांपल नंबर 2, सी एग्जांपल नंबर 3 ना हटा दो बेटा इसको। एग्जांपल नंबर 3, अब कहा गया है कि एक सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करें अगर करंट दोबारा से 40 मिली एम्प्स है और रेजिस्टेंस 500 ओम्स है, इसको ट्राई करो बेटा, आसान V इक्वल्स टू आया, अप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक बोला ना आपने। नेक्स्ट नंबर 3, सारे बच्चे फ्री पे हैं, इजी सही बेटा। देखते हैं एग्जांपल 4, आपसे कहा गया है कि इस सर्किट में एक क्या चीज है, ये जरा बताइएगा, वेरिएबल पावर सप्लाई, लिख भी लो सर। ये वेरिएबल पावर सप्लाई वोल्टेज की चेंज दे सकती है आपको, वोल्टेज का वेरिएशन 0 से 9 वोल्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप इस सर्किट में फ्लो करने वाला लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेट करें। सो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं कि V इक्वल्स टू IR, तो हमारी पेरेंट इक्वेशन है इस सारी वर्किंग में। अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाता हूं तो दैट I will be
V डिवाइडेड बाय R। लेकिन इस दफा V और I में हमें सब्सक्रिप्ट देना पड़ेगा, वो देख लेना। मैं कह रहा हूं अगर मुझे मैक्स चाहिए तो क्या हम कह सकते हैं वोल्टेज की भी मैक्स लेनी पड़ेगी। तो जाहिर है हमारे पास मैक्स वोल्टेज क्या है 9 और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है 20। वैल्यू नहीं बच्चे क्या है करंट की मैक्सिमम वैल्यू 0. आपने कहा 0.45। ये मैक्सिमम करंट इन द सर्किट है। हाँ जी नहीं सुनो, वैसे तो आंसर एम्पियर में देना था जनरली, लेकिन अभी अभी जो पेपर्स आते हैं 2023 ऑनवर्ड्स उनमें आंसर में ना यूनिट लिखा हुआ, तो अगर एम्पियर लिखा हो तो एम्पियर में देना, और अगर मिली एम्पियर में दिया हो तो फिर आपको देना पड़ेगा एम्पियर, यूजुअली एम्पियर। बाय द वे इसका मिली एम्पियर का तो कितना होगा 450। क्या मसला है? अब इधर देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या नजर आ रहा है बेटा, एक वेरिएबल रेजिस्टर है। वैसे तो वेरिएबल रेजिस्टर 0 से ऑफर करते हैं, 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमने इसकी चेंज की है, 5 ओम मिनिमम रखा था, 25 ओम मैक्सिमम रखा था, और आपसे कहा जा रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट निकालना। ट्राई करो शाबाश। दिखा दूं 4। हाँ पीछे चले गए तुम। फोर्थ एग्जाम्पल में तुम्हें मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट किससे मिलेगा मैक्सिमम वोल्टेज से, बस मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए और करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। अब इधर बताओ ना, इधर क्या करना चाहिए? नहीं, क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज है, यहाँ मसला रेजिस्टेंस का है, तो जब आपको मैक्सिमम सॉरी जब आपको मिनिमम करंट चाहिए होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, और जब आपको मैक्सिमम करंट चाहिए होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दें क्या वैल्यूज आ रही है। यार ये 6 डिवाइडेड बाय हम बताइए कितना था 25 कितना 1.24 ये लोएस्ट वैल्यू ऑफ करंट है और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ करंट 1. ऐसा है। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व हुई है। यस, अब आप अपने आप को चेक करें इन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में ये सर्किट है,
और सवाल ये है कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड है। Right. हो गया बेटा? आई थिंक बच्चों ने मैक्सिमम करंट के लिए कुछ ऐसा ही किया है कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ले ली और रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू ले ली। तो सर न्यूमरेटर लार्जेस्ट होना चाहिए, डिनोमिनेटर लोएस्ट फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो वोल्टेज की मैक्स 10 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस की मिनिमम 0.05 को एम्पेयर में, तो ठीक है, अगर मिली में लेते तो उसकी वैल्यू होती है और जब आपने इसी को मिनिमम के लिए निकाला होगा तो वाइस वर्सा किया होगा। जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू मिनिमम ली होगी 2 वोल्ट्स और जो रेजिस्टेंस है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू ली होगी that turns out to be alright। बेटा क्या ये एग्जांपल्स बच्चों को क्लियर है? मैंने 6 एग्जांपल्स नहीं है अभी तक so far। हाँ बेटा बताएं, कोई मसला है? मसला है तो बोलो, क्या है? डन। तो बच्चे यहाँ से अपने पास हेडिंग ले लें, रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये एग्जांपल्स बहुत हैं, अब और होंगी तो जैसे ही रिवीजन लगेगा आपको चीजों का रिपीटेशन लगेगा। हाँ जी बिल्कुल वही करने जा रहे हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज। क्या? हाँ हाँ क्या मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है, इसको गौर से देखो बेटा, बहुत ही सिंपल मैथ है। क्वांटिटी है I इक्वल्स टू V अपॉन R। खुद सोचो, तुम्हें I की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो V का मैक्सिमम चाहिए होगा और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसका मिनिमम। बस ये किया है एंड वाइस वर्सा नीचे। चले बस इससे ज्यादा इसको बेटा अहमियत नहीं देनी। इससे रिलेटेड जो नया काम है, ये तो प्रैक्टिस थी, ओम्स लॉ की कुछ क्वेश्चंस की और होती रहेगी आगे। अभी अपने पास रहेंगे बेटा रेजिस्टर्स इन सीरीज।
तो गौर से देखिएगा, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ रेजिस्टर्स इन सीरीज के लिए, फॉलो कर लेना। कंडीशन बच्चों ये है, देखें सर, अच्छा आप ना डायग्राम में नहीं लगना, ये प्रॉपर टॉपिक पढ़ रहे, कोई प्रैक्टिस नहीं है। रेजिस्टर्स इन सीरीज, आप पहले नोट्स बनाइएगा, हेडिंग ले लीजिए रेजिस्टर्स इन सीरीज, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। गौर से देख के मुझे बताएं, इस सर्किट में मैंने दो रेजिस्टर्स लगाए। ये जो दो रेजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, क्या इन्हें वन आफ्टर द अदर कह सकते हैं? अब बैटरी ने जितना भी करंट डिलीवर करना होगा, क्या है, सिर्फ करंट के पास जाने का एक ही रास्ता है। यस, इसका मीनिंग जितना भी करंट बैटरी डिलीवर करेगी वही करंट R1 में से जाएगा और वही करंट R2 में से जाएगा, कोई रास्ता और है नहीं। मीनिंग में इस बात को यूं कहता हूं कि कंजर्वेशन के मुताबिक अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक सेकंड में कोई 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉजिटिव टर्मिनल में डिपॉजिट भी करेंगे। इसका मीनिंग करंट हर पॉइंट पे सेम होगा। तो इस वजह से सीरीज सर्किट में क्योंकि रास्ते अलग अलग नहीं है, एक ही रास्ता है, वन पैसेज है, तो करंट की वैल्यू पूरे सर्किट में सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ दीस टू रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? तो हमारा पहला पॉइंट, हम बेटा बुलेट की तरह लिखेंगे छोटे छोटे। पहला पॉइंट, हम बच्चों रेजिस्टर को कहा करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, या रेजिस्टर भी ऐसा लिखते हैं, कंपोनेंट्स कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। कंपोनेंट्स कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, करंट के लिए बेटा एक रास्ता है, मल्टीपल रास्ते हैं, इसी पॉइंट में ऐड कर सकते हो, दूसरा पॉइंट बना सकते हो, वन पैसेज फॉर करंट, वन पैसेज फॉर करंट, वन पाथ। दो पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट, सेम करंट थ्रू ऑल कंपोनेंट्स, same current through all components। same current through all components। ठीक हो गया बेटा? देखते रहना, सेम करंट थ्रू ऑल कंपोनेंट। अगला स्टेप क्या है ये बताएं, आपने क्या मेरे साथ डिस्कस किया था कि जो कनेक्टिंग वायर्स लीड्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस कितना होता है? We assume that they offer negligible resistance, यानी लीड्स में से जो वायर्स दिखाते हैं ना, वायर्स, इनमें कोई लॉसेस नहीं होते एनर्जी के। एनर्जी लॉसेस कहाँ होते हैं? रेजिस्टर्स में। तो ये बताएं कि अगर इस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है 9 वोल्ट, वैल्यू ना लिखना बेटा, जब कॉपी करो तो ये मैं समझाने के लिए लिखता हूं। इस 9 वोल्ट का मतलब क्या है कि बैटरी को डिजाइन किया गया है कि हर 1 किलो चार्ज इसमें से निकले तो उसके पास कितनी एनर्जी हो। So when 1 coulomb charge comes out of the battery's terminal, उसके पास 9 joules of energy है। उस 9 joules of energy में से कुछ खर्च हो जाएगी एनर्जी R1 के थ्रू पास होने में, कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी R2 में से पास होने। क्या कह सकते हैं कि एनर्जी दोनों में डिवाइड हो रही है? इसमें यूं कहा जा सकता है कि वोल्टेज दोनों में डिवाइड होगा। अगर 2 जगह 3 4 5 होते तो इसका मीनिंग क्या, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट ये बना सकते हैं कि जो, सुनना पहले, कि जो बैटरी का ईएमएफ है वो कंपोनेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंसेस में डिवाइड हो जाता है। और आसान कर लो, जो कंपोनेंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और V2 वो हमेशा V के इक्वल होगा। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, अगर 3 4 5 और होते तो प्लस V3 प्लस V4। इज दैट ओके? हमारा नया पॉइंट है दैट the EMF divides amongst resistors। EMF divides amongst resistors। बेटा आपके ख्याल में किस रेजिस्टर में ज्यादा खर्चा होगा एनर्जी का? The one which offers higher resistance or the one which offers lower? मैं दोबारा बोलूं, रेजिस्टेंस से बेटा ऑपोजिशन, एनर्जी कहां ज्यादा वेस्ट होगी? ज्यादा ऑपोजिशन में या कम ऑपोजिशन?
इसका मतलब जो रेजिस्टेंस बड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जो रेजिस्टर बड़ी रेजिस्टेंस देगा, उसमें वोल्टेज का शेयर भी ज्यादा। एक और पॉइंट बना लो, greater voltage share for a greater resistance, greater voltage share for a greater resistance। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें अभी मेरे पॉइंट्स और बाकी हैं हमारे, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा वर्किंग देख रहे हैं बच्चों, तवज्जो से वर्किंग देखना, ये बात में तंग कर दी है। ये बताएं, अभी भी डिस्कस हुआ ना कि V1 और V2 का सम V के बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं यही से बात को स्टार्ट कर रहा हूं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ऐसा है। इसे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्यों कह रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन? कि वोल्टेज वर्क डन है, एनर्जी है। हम कह रहे हैं जितनी टोटल एनर्जी लेके चार्ज निकला है, उसमें से कुछ पार्ट यहाँ जाया हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ जाया, यानी कंजर्वेशन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूज हो रही है एनर्जी। तो इसलिए इसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। आसान करें तो हम इसे कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। लिख पा रहा हूं। इसके बाद हम कह सकते हैं हर V की वैल्यू ओम्स लॉ के हिसाब से प्रोडक्ट I के बराबर होती है। देखो ना V क्या होता है, V इक्वल्स, तो मैंने हर V को I, लेकिन हर V सेम तो नहीं है। ये बताएं, ये V क्या मैं कह सकता हूँ सर्किट का टोटल वोल्टेज। तो इसका मतलब वो ये जो I होगा सर्किट की टोटल करंट होगी, और जो R है सर्किट की नेट रेजिस्टेंस होगी, सबका कंबाइंड इफेक्ट। अब आ जाए V1 पे। V1 किसका वोल्टेज है, R1 का। तो इसको मैंने I और R से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा I1 R1 का मतलब वो करंट जो R1 में से जा रहा है, और R1 उसकी रेजिस्टेंस है। इसी तरह से दूसरा वाला क्या हो जाएगा I2। हमने अभी भी पढ़ा कि जितना टोटल करंट बैटरी डिलीवर कर रही है वही करंट R1 में से जाएगा, वही करंट R2 में से जाएगा, कुछ और हो नहीं सकता। इसका मतलब I टोटल I1 I2 सब सेम है। अगर ये सब सेम है तो इनको कॉमन बना दें और कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दें। इसे इस I को मैं रिप्लेस कर दूं I into RT। ये I टोटल को मैंने I में कर दिया क्योंकि दे आर ऑल इक्वल। मैं I1 I2 को भी I से रिप्लेस करके कॉमन कर दूं, क्या बचेगा अंदर R1 R2। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है बेटा? क्या बच रहा है वो नजर आ रहा है? टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस, इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हैं तो कंबाइंड वैल्यू सबका सम होती है, अलजेब्रिक सम। जितने सीरीज में लगे हुए उन सबको ऐड करके टोटल कंबाइंड होती है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो आप ऐसे लीजिए कि अपने पास जल्दी से एक पॉइंट ऐड कीजिए। टोटल रेजिस्टेंस जो बुलेट बनाई थी उन्हीं में ऐड कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू the sum of all individual values। Total resistance is equal to the sum of all individual values। We can copy this from the board। सेकंड भी जरूरी है। तो चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है। तो अगर तो मतलब मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते। तो अगर मतलब क्या 2 कूलम्स, 2 कूलम्स बनाने के लिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 10 टू द पावर -19 है। इसलिए जितनी ज्यादा बॉन्ड होगा
आपने लिखा है ग्रेटर क्वांटिटी अभी सुनते हैं दोबारा से। Done. Right. बस देखो बेटा, पहले बेटा इसकी फिजिक्स देखते हैं, फिर मैथमेटिकली उस बात को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स निकले थे, ये बैटरी 6 वोल्ट की कितने लिया था, 9 वोल्ट, पहले 9 ले लिया था। तो when 1 coulomb charge leaves from the terminal, what total amount of energy does it carry? 9 joules. तो इस 1 coulomb charge का जो क्लस्टर है, ये 9 जूल लेके बाहर आ रहा है। यहाँ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। पहला मेरा रेजिस्टर एग्जांपल में है कोई 100 ohms और सेकंड रेजिस्टर मेरा है 20 ohms। इनमें से कौन ज्यादा फ्लो को अपोज करेगा? 100 ohms। क्या वहां वेस्टेज ज्यादा होगी? तो हम कह सकते हैं वोल्टेज का बड़ा शेयर इसे मिल जाएगा। 6 में से बिगर शेयर इसे मिल जाएगा और 6 में से छोटा शेयर इसे मिलेगा। ये है इसकी सिंपल फिजिक्स। जितना बड़ी रेजिस्टेंस होगी उतनी बड़ी ऑपोजिशन होगी, उतना ही ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, उतना ही बड़ा वोल्टेज होगा। अब इसको देखते हैं इजी मैथ इसके ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं। हाउ टू कॉम्प्रीहेंड इट मैथमेटिकली, वो जरा देख लेना। ये हमने करना ही था, तो जरा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन की वजह से नहीं कर रहे, ये करना ही था। ये बताएं फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज, देखो बेटा अच्छे से, कैन आई राइट फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज V इक्वल्स टू IR, तो जस्टिफाई है ना। ये बताएं सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा वेरिएबल, 3 वेरिएबल लिखे हैं, कौन सा वेरिएबल है जो सेम है? करंट। अगर करंट की वैल्यू सेम है तो क्या मैं करंट को इस इक्वेशन में फॉर दिस कंडीशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह सकता हूं? क्या लिखा पढ़ना? अगर ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो कैन आई राइट नाउ दैट V इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मीनिंग सर्किट में जैसा रेजिस्टेंस होगा उसको उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू शेयर में मिलेगी। हाउ टू यूज दिस फैक्ट, अभी कॉपी करोगे, हाउ टू यूज इट जरा देखते रहिएगा। अगर मेरे पास एक सर्किट में 12 वोल्ट्स अवेलेबल है और जो दो कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हैं, दे आर 50 एंड 100, कैन आई से इन दोनों का रेशियो है 1:2। इनमें वोल्टेज का शेयर भी 1:2 में होगा। अब जरा 12 को 1 और 2 में डिवाइड करना,
6 और 6 तो 12 1 2:1 हो गया ना। 12 के 1:2 रेशियो बनाओ 4 एंड 8 वोल्ट्स। तो कहना है इसने बगैर कैलकुलेशन के कि जिस रेशियो में रेजिस्टेंसेस हैं उसी रेशियो में वोल्टेजेस हैं। तो कहना है राइट 4 वोल्ट्स 8 वोल्ट्स। देखते रहिएगा अभी। इन अनदर सर्किट वी हैव 12 वोल्ट्स अगेन अवेलेबल और ये 12 वोल्ट्स डिवाइड हो रहा है दो रेजिस्टर्स में। मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी अभी करने के लिए, अभी तवज्जो से चीजें देख लेना। नाउ द टू रेजिस्टर्स हैव अ रेशियो ऑफ 1:3, वोल्टेज भी 1:3। 12 को 1 और 3 में करो, सो 3 वोल्ट्स 9 वोल्ट्स। अगर किसी सर्किट में फॉर एग्जांपल देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, अगर कहा गया हो कि देयर आर 3 इन सीरीज और कह दिया गया हो कि वन कंपोनेंट हैज 2 वोल्ट्स अक्रॉस इट, नाउ बाकी वोल्टेजेस और ईएमएफ डिटरमिन करो। तो हम कह सकते हैं 20 और 100 में 1 और 5 का रेशो है। तो अगर इसका शेयर 2 वोल्ट्स है, चालाकी तो नहीं कर रहे अगर ये 100 और ये 200 है तो 1:2 का रेशो है, जो भी इसका शेयर है इसका डबल। मेमोरी अच्छी है आपकी। हाँ, इसका मतलब 10 20 और 2 मिलके टोटल कितना देंगे 32। सही बच्चे माशा। यस देन और देखते हैं, चालाकी नहीं चलने वाली तुम लोगों की। 6 वोल्ट्स अवेलेबल है, 60 और 120 है, 1:2 बनता है। तो हम कह सकते हैं 2 वोल्ट्स एंड, और वैसे तो बेटा इतनी प्रैक्टिस बहुत है। तो बहरहाल मैं इस पेज को भी मैंने कल एक ग्रुप के साथ पढ़ दिया है, तो मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा। मैथड समझ आ गया बेटा? मैं रैंडमली कुछ पूछ लूं यहां से, कंफर्म करो। 1:3 कर दो, 3 वोल्ट्स एंड, आसान है। तो इसका मतलब है क्या हम कह सकते हैं सीरीज में हमारा एक पॉइंट बढ़ रहा है। जो बुलेट्स आप बना रहे थे बच्चे, उसमें पॉइंट बढ़ सकता है कि जिस रेशियो में रेजिस्टेंसेस होंगे उसी रेशियो में उनके वोल्टेज शेयर्स होंगे। ठीक है, तो एक बुलेट बना लो। वैसे तो हमने लिखा ना ग्रेटर रेजिस्टेंस, वो भी काफी था, लेकिन एक बुलेट बना लो कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस is equal to the ratio of voltage shares, is equal to the ratio of voltage shares। ठीक है बेटा, अब मैं पहले से कुछ काम कर रहा हूँ, तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी इस तरह। चलो बेटा हेडिंग ले लो, रेजिस्टर्स एंड पैरेलल। शाबाश, क्विक। resistors in parallel। मेरा चेक करना है जो दो रेजिस्टर मैंने इस डायग्राम में दिखाए हैं, क्या वो 1/2 जो दिया था क्या? नहीं, इसी जो बैटरी से निकलने वाला करंट है उसके पास एक पाथ नहीं है, मल्टीपल पाथ्स आ गए। करंट जो आएगा उनमें से एक पार्ट यहाँ डिवाइड कर देगा, एक पार्ट यहाँ से। तो अगर किसी सर्किट में करंट के लिए मल्टीपल पाथेस है तो कंपोनेंट्स आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन। सो हम कह सकते हैं हमारा पहला पॉइंट यहाँ बन गया। डायग्राम बाद में बना लेना बेटा। अच्छा, उसकी डायग्राम बना ली थी? एक मिनट। ये जो बेटा एग्जांपल्स देख रहे थे ना, ये सारी एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स एंड में कॉपी करना है सीरीज की करंट डिवीजन। ये तो मैं अब ये तो
बहुत सारी हैं इनमें, तो जैसे मैंने यहाँ बनाई है ना, तो मैंने दूसरे ग्रुप के साथ भी जो बनाई है ना वो सारी शेयर कर दूंगा, इनमें आप एक जगह ना बना लीजिएगा सीरीज ऑफ पैरेलल, ठीक है। अभी जरूरी काम करें। तो हमारी हेडिंग है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो हम क्या पहली बुलेट में कह सकते हैं कि पैरेलल रेजिस्टर्स वो होते हैं जिनमें करंट डिवाइड होता है, राइट। तो पहली लाइन, मल्टीपल पाथ्स फॉर करंट, multiple paths, multiple passages for current. नेक्स्ट बुलेट में लिख सकते हैं करंट डिवाइड्स अमंगस्ट ब्रांचेस। करंट डिवाइड्स अमंगस्ट ब्रांचेस। amongst branches। बेटा जिस पॉइंट से करंट डिवाइड हो या जिस पॉइंट पे सारे करंट वापस आके एक दूसरे से मिल जाएं उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। इलेक्ट्रिकल सर्किट की टर्म है, वैसे भी जंक्शन का मीनिंग है। सो वो पॉइंट जैसे डिवीजन हो या जहां कॉम्बिनेशन हो, वी कॉल इट जंक्शन। एक और बुलेट बना लो, अ पॉइंट ऑफ डिवीजन और कॉम्बिनेशन ऑफ करंट्स इज कॉल्ड जंक्शन। A point, sorry, क्या लिखा हमने? A point of division or combination of currents called junction. Called junction. मैंने कहा बेटा, a point of division or combination of current is called junction। स्लो करोगे तो फिर काम पूरा नहीं होगा, तेज से। नई बात, जो पैरेलल में रेजिस्टर्स लगते हैं उनमें वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। अगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज की अवेलेबल वैल्यू 3 वोल्ट्स है, तो भले इनकी वैल्यू में कितना भी फर्क हो, ये भी 3 वोल्ट गैदर करेगा और ये भी 3 वोल्ट लेगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन पैरेलल इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, voltage across each component in parallel, each component in parallel is same। ठीक है, अब जरा वर्किंग देख लेना। आपसे बेटा डेरिवेशन कभी नहीं मांगी जाएगी, लेकिन उसके बिना मीनिंग ऐसा लगेगा अगर डेरिवेशन रट्टा लगाऊं। तो चेक करें समझने के लिए, क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जितना करंट एक टर्मिनल से निकल रहा है, या बल्कि और आसान करो, अगर एक सेकंड में एक टर्मिनल से, फर्स्ट कर लो कि एक टर्मिनल से निकलने वाले 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेकंड, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, कहने से जरूरी है कि इतने ही 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इस तरह से एंटर भी हों। इसका मतलब करंट की वैल्यू नेट सेम ही है। हाँ, करंट आगे जाके डिवाइड हो रहा है I1 I2। तो ऐसे में एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर करंट की वैल्यू यहां से निकली थी 6 एम्पियर्स और किसी वजह से उस 6 में से 1 यहां चला गया, तो हम कह सकते हैं 5 यहां से जाएगा। ओके डन। जब ये 1 और 5 जाएंगे यहां से, तो कहने से यहां पे आके 1 और 5 वापस मिल जाएंगे, एंड यहां से आगे ये एज 1 करंट फ्लो करेंगे जिसकी वैल्यू होगी वापस से। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिजिक्स के दो मेन इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जो मैंने अभी भी बोला, मैं लिख रहा हूं, जरा देख लेना कि करंट की टोटल वैल्यू डिवाइडेड करंट I1 प्लस डिवाइडेड करंट I2 के सम के बराबर है। अगर 3 ब्रांचेस होती तो प्लस I3 भी होता, I4 भी होता। अभी 2 ब्रांचेस हैं तो करंट I1 और I2 में डिवाइड। इसके बाद ये बताएं क्या ओम्स लॉ का यूज करके हर I को हम V डिवाइडेड बाय R से रिप्लेस कर सकते हैं एवरी करंट ओम्स लॉ के साथ। अब जो पहला I था ना, फर्स्ट I, ये पूरे सर्किट की नेट थी, टोटल करंट। सो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं टोटल वोल्टेज एंड टोटल नेट रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट की वोल्टेज और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कंबाइंड इफेक्टिव नेट।
जो I1 है वो एक रेजिस्टर से जाता हुआ करंट है, आई कैन रिप्लेस दिस बाय V1 यानी उसी रेजिस्टर का वोल्टेज और R1 उसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, एंड सिमिलरली V2 एंड अभी बताएं, अभी बात हुई थी ना कि इन सब के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम है। अगर बैटरी 6 वोल्ट की है तो 6 इसको भी मिलेगा, 6 इसको भी मिलेगा। अगर बैटरी 9 की है तो सबको 9 है। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो V टोटल है, V1 है और V2 है, सब सेम है। एट दिस पॉइंट मैं इस V टोटल को V लिख देता हूं क्योंकि सब सेम ही है, शायद फिर तो अलग अलग इसको लेबल करने की जरूरत ही नहीं है। और V1 V2 भी V ही है, इनको कॉमन बना के बाहर कर लें। जो बच जा रहा है उसको देखना क्या है, क्या बच जा रहा है, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जो हमारे पास V है वो तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बच जा रही है फाइनली बच रही है 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऐड होता है। और वजह आपके सामने, रीजन आपके सामने है कि सीरीज में वोल्टेजेस का सम होता है और पैरेलल में करंट्स का सम होता है। वहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, देखते हैं साथ। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक चीज तो आ गई, एक वैल्यू तो आ गई कि इस तरीके से रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय द वे सर्किट में ना टोटल रेजिस्टेंस को इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी कहते हैं। लेकिन एक मिनट यार रुक जाओ, ये जो इक्वेशन अभी अभी बनी है फ्रेंड्स, ज्यादा इक्वेशन, इसमें छोटी सी चेंजेस करते हैं। ये भी ठीक है, इसको और बेटर करते हैं। इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन मैं कहता अगर मैं इस इक्वेशन में ऐसा करूं कि राइट हैंड साइड पे मैं एक एलसीएम ले लेता हूं अपनी कन्वीनियंस के लिए। मैंने किया 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इक्वल्स, पता नहीं क्या जाएगा इसमें, R1 एंड R2। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, R2 प्लस R1, जिसको R1 प्लस R2 भी लिख सकते थे, लेकिन ऑर्डर फिलहाल ऐसे नहीं। अब मुझे बताना बेटा इस इक्वेशन में से मुझे RT चाहिए, क्या करेंगे, दोनों साइड को रेसिप्रोकेट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं देख रहा हूं देखना जगह बन जाएगा। क्या हम देख सकते हैं R टोटल की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी व्हाट, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1। इसका मतलब जब रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हो तो आपके पास दो फॉर्मूला है इन वैल्यू को निकालने के लिए। उन दो में से एक फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, और इससे ज्यादा होता है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। एक और फॉर्मूला है जिसमें आप प्रोडक्ट अपॉन सम कर दें, उससे भी रेजिस्टेंस आ जाती है। लेकिन याद रखना कि ये जो फॉर्मूला बनाया है ना, ये सिर्फ दो रेजिस्टर्स के लिए सूटेबल है। अगर तीन रेजिस्टर हो जाएंगे तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेहतर है फिर पहला वाला यूज करें। सोचो जब तीन रेजिस्टर होते हैं तो ये बताओ डिनोमिनेटर क्या होता है, R1 R2। अब बताएं पहला न्यूमरेटर क्या होता है, R2 R3। मैं कह रहा हूं अगर ये तीन होते बेटा तो डिनोमिनेटर होता R1 R2 है। अब बताओ ये पहला न्यूमरेटर का कंपोनेंट क्या होता है, R1 R3 R2 R3। इसके बाद दूसरा वाला क्या होता है, R1 R3, और तीसरा वाला होता है R1। तो बहुत मुश्किल बन जाती है इक्वेशन, बना के दिखाओ। अब तो हो गई बात, देखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कॉपी नहीं करवाना चाहूंगा। अब बताइएगा यहाँ क्या लिखूंगा, इसके नीचे इसके नीचे क्या लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा R1। और मुसीबत बन गई ना। इससे बेहतर क्या होगा कि हम वापस से इसको सीधा सीधा यूज कर लें। इसका मीनिंग वो जो हमने मैं इसे साइड में कर देता हूँ, लेकिन इसे कॉपी करने का कोई फायदा नहीं, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या चाहिए कि इसको यूज करें जब हमारे पास दो रेजिस्टर हो, दो से ज्यादा हो तो वापस इस पे आते हैं। जब एग्जाम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे और क्या शॉर्टकट।
बच्चों को यहाँ तक की बात की क्लैरिटी है बेटा? चलो लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? अच्छा सही है, आप जल्दी से अपने पास एक सारा काम ले लीजिए, देन आई विल शो यू समथिंग। सही है, साफ होना चाहिए। ठीक है ठीक है, सही आ रहा है। तो बेटा इनको जरा देख लेना, प्रॉपर ऑर्डर में कर लेना। Then we also please decide if ये कहाँ पे डाला बन जाएगा तो करने वाले हैं। बच्चों बेटा मिस नहीं कर देना है सारी लॉजिक की चीजों, आगे जाके क्वेश्चन में परेशान होंगे, इसलिए इन पे ऑलराइट। मेरे सर्किट भी बना लिए ना रेजिस्टर्स इन पैरेलल का। नीचे आया We call it product upon sum. Okay, I'm done. एक दफा और बोलना, क्या बोला तुमने? रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को, दैट्स ट्रू। दिस इज द पॉइंट। एंड व्हाट वोल्टेज डज? causes current to flow through it, provides energy to particles to maintain a speed. Current है flow, current है flow of particle. Flow of electrons क्या ना बहुत अच्छा नहीं है, rate of flow of charge. It happens through electron flow, true. इस फ्लो को अपोज करते हैं रेजिस्टेंसेस, और उस ऑपोजिशन को इनकाउंटर करने के लिए, टू कीप ऑन मूविंग, जो एनर्जी मिलती है वो वोल्टेज देता है। ओके, बच्चों ने कॉपी कर लिया? गुड। अब यहां इधर क्योंकि मेरे पास है जगह थोड़ी कम, तो मैं इसको, आप सबने कर लिया बेटा? Now I am taking this here to investigate the details. आगे बढ़े बेटा? मुझे कुछ बुलेट्स ऐड करवानी है, तो आप बच्चे अच्छी तरह से पहले चीजें देखें, फिर बुलेट्स ऐड करें मजीद इसमें। ये बेटा रिलेशन है, हो गया ना कॉपी सबके पास?
अब थोड़ा तवज्जो से मुझे काम करने देना, देखते रहना और रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। समझिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ohms और एक पैरेलल में उसके साथ लगा हुआ है 8 ohms। तो अगर मुझे सब कंबाइन चाहिए तो बेटा प्रोडक्ट कौन सम करना पड़ेगा, ऐसे वर्बली कर लेते हैं। ऊपर इनका प्रोडक्ट आएगा 4 8 32 और ये बताएं 4 + 8 12। जरा वैल्यू देंगे 32 डिवाइडेड बाय 12 क्या आ रही है? 2.6। इसका मतलब जब दो रेजिस्टर हो 4 के और 8 के तो कंबाइंड वैल्यू 2.6 आती है, राइट। और देखते हैं अगर एक रेजिस्टेंस 2 ohms हो और एक रेजिस्टेंस 10 ohms हो तो कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 20 और डिनोमिनेटर में सम कितना आएगा 12। क्या वैल्यू आएगी 1.67। तो राउंड अप होगी 1.7। अगर एक वैल्यू है मेरे पास 3 ohms और एक और वैल्यू मेरे पास है 6 ohms तो 3 6 18 डिवाइडेड बाय 3 + 6 9 दैट इज। बेटा कोई पैटर्न देख रहे हो इसमें कि हम कह सकते हैं अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे तो जो कंबाइंड वैल्यू होती है वो स्मॉलर से भी स्मॉल यानी स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलर होती है। देखिए जब आपने 4 और 8 लगाया था तो कंबाइंड आएगी 2.6 यानी 4 से भी कम। अगर आपने 2 10 लगाया था तो कंबाइंड वैल्यू 2 से भी कम हो गई और जब आपने 3 और 6 लगाया तो वो 3 से भी कम हो गई। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो नेट वैल्यू छोटे वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से भी कम होगी। लिख लो एक बुलेट, the combined resistance is always less than is always less than is always less than the smallest value of resistance smallest value of resistance in the combination। ठीक है बेटा, चलिए एक और ट्रेंड देखते हैं। अभी डिसाइड हुआ कि अगर चलो मैं एक्सप्लेन लेता हूं कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में एक की वैल्यू 1 ओम है, ओनली 1 ओम और एक की 1000 ओम, हम कह सकते हैं कंबाइंड वैल्यू 1 से भी कम होगी। यस ऑलराइट, इसका मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस में कंबाइंड वैल्यू छोटे वाले से भी कम होती है। अगर हमारे पास 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में और उनमें से जो स्मॉलेस्ट है कंबाइंड होंगे उस स्मॉलेस्ट से भी कम होगी। डिसाइड हो गई बात। अब दूसरा ट्रेंड दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, दोनों आइडेंटिकल है 4 4। तो देखिए बेटा कैसे करोगे, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 8 यानी 16/8 कितना बना 2 ohms। 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या बनेगा 1 ohm। 3 3 9 1.5। अब यहां कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? अगर दो आइडेंटिकल हो तो इसका मतलब कंबाइंड वैल्यू हो जाएगी हाफ। मैंने दो बातें कर दी हैं। पहले कहा था अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे तो कंबाइंड वैल्यू छोटे से भी छोटी होती है। फिर कहा अगर दो आइडेंटिकल हो तो कंबाइंड वैल्यू एग्जैक्ट हाफ। और बेटा इसी पैटर्न के ऊपर अगर तीन पैरेलल हो ना तो कंबाइंड वैल्यू 1/3। अगर 3 आइडेंटिकल पैरेलल में हो तो कंबाइंड वैल्यू 1/3 और अगर 4 आइडेंटिकल पैरेलल में आ जाए तो 1/4। इसका भी एक बुलेट बना लो। With two identical resistors in parallel, with two identical resistors in parallel,
the combined value is half of 1. बेटा ये हाफ ऑफ 1 का मतलब क्या 0.5 है? नहीं, हाफ ऑफ 1 ऑफ द 2, राइट? अगर 2 लगे हुए ना जैसे, तो कंबाइंड वैल्यू में से एक का हाफ हो जाएगी। जैसे 4 4 है तो 2, 9 9 होंगे तो 4.5 लाइक दैट। अच्छा, वेट 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 वेट, अब अगली बात, अब अगली बात है बेटा, आप वैसे ले रहे थे वैल्यू मेरे साथ? नहीं, चल वैसे तो मैं भेज दूंगा, लेकिन चलो ठीक है। अगली बात सुनो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट बात ये है, पैरेलल में चल रहा है अभी। आपकी लॉजिक क्या कहती है कि अगर एक करंट किसी बैटरी से डिलीवर हुआ है, कुछ भी करंट डिलीवर हुआ है, और उसको जंक्शन पे जाके दो टुकड़ों में डिवाइड होना है, दो पार्ट्स डिवाइड होना है, तो किस ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा? द वन व्हिच ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस और द वन व्हिच ऑफर्स लेसर। क्यों ऐसा कहा आपने? क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम लेस रेजिस्टिव पाथ, यानी मोर करंट फ्लोज फ्रॉम लेस रेजिस्टिव पाथ। ये तो सिंपल लॉजिक है, इससे सपोर्ट भी लेंगे मैथमेटिकल, जरा लिख लेना एक और बुलेट, मोर करंट फ्लोज फ्रॉम लेस रेजिस्टिव ब्रांच, more current flows from less resistive branch। सही है? अब बेटा इसकी कोई मैथमेटिक्स भी है या बस ऐसे ही हम बस रैंडम कुछ करेंगे? तो एक मैथमेटिक्स को जरा देख लीजिएगा, इधर इधर इधर। ये बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि जो वोल्टेज इसको मिला है V1 वही वोल्टेज इसको भी मिला है V2? कैसे? मैं बार बार इस डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, एक दफा में सुन लेना, इससे एक लॉजिक निकाल लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे अपने टीचर। क्या मैं कह सकता हूं ओनली फॉर पैरेलल रेजिस्टर्स V1 equals to V2 for this circuit? कंफर्म कर दो इस बात को पहले। सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच irrespective of what individual resistance they offer। एक ज्यादा कर रहे कम कर रहे, बैटरी ने दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट किया। क्या कह रहे हैं, बैटरी और रेजिस्टर के दरमियान में कुछ और नहीं है, ये वाला रेजिस्टर भी बैटरी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में, और ये वाला रेजिस्टर भी डायरेक्टली ही कांटेक्ट में, दरमियान में कोई और रेजिस्टर नहीं आ रहा है, डिवीजन नहीं हो रही है, तो दोनों को सेम वोल्टेज अवेलेबल है बैटरी के ईएमएफ के बराबर। ये बताओ बेटा V इक्वल्स टू IR होता है? ये जो V1 लिखा है, क्या है? रिप्लेस दिस बाय I1 R1, और ये जो V2 लिखा है इसे हम कह सकते हैं I2। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मुझे लिखना है I1 के नीचे I2 लिखना है, तो बताना राइट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? R1 अपॉन R2 अपॉन R1। अब बच्चे बहुत तवज्जो से ये देखिए क्या बता रहा है एक्सप्रेशन आपको। ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि किसी पैरेलल सर्किट में जिस रेशो में रेजिस्टेंसेस होते हैं ना, उसके उल्टे रेशो में करंट्स होते हैं। यस, इसका मीनिंग जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें आने वाली करंट कम होगी। ग्रेटर करंट फ्लोज फ्रॉम लेस रेजिस्टिव ब्रांच। उस वक्त आपने सिंपल लॉजिक से बात की, अब मैथमेटिक्स भी यही बता दिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यही बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ी वैल्यू का होगा उसमें करंट की डिवीजन कम आएगी। ये पता चल रहा है बेटा, जिस रेशो में रेजिस्टेंसेस हैं उसके उल्टे रेशो में करंट्स कह सकते हो। और अभी जो देखने जा रहे हो वो बहुत आसान कर देगा इस बात, गौर से देखते रहेगा, अभी से कॉपी करने की जरूरत नहीं। एक सर्किट में 12 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है और इसमें दो रेजिस्टेंस, दो ब्रांचेस हैं, पैरेलल हैं, सीरीज हैं, करंट डिवाइड हो जाएगा। हमने कहा है ज्यादा करंट कम रेजिस्टेंस में जाएगा। ये बताएं 10 और 5 का रेशियो क्या देखते हो? 5 और 10 का 1:2, क्या ना? अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो जो अभी सॉल्व हुआ है, करंट होगा 2:1। अगर इनका रेशियो है बेटा 1:2, तो इनमें इनका रेशियो है 1:2, तो इनमें करंट का रेशियो होगा 2:1। कर दो 12 को 2:1,
इसका मतलब है ऊपर वाली जो करंट दिख रही है वो ही 8 मिली एम्पेयर, भैया आपसे क्लियर रिस्पॉन्सेस चाहिए, 8 मिली एम्पेयर है, और नीचे वाली जो करंट होगी वो ऑपोजिट रेशियो। आगे देखते हैं। एक सर्किट में दो रेजिस्टर थे लगे हुए, पैरेलल में दिख रहे हैं आपको कैसे, 5 and 20, रेशियो बताओ बेटा, 1:4। हम कह सकते हैं करंट होगा 4:1। तो 10 को 4 और 1 में डिवाइड कर दो बेटा, 10 को 1 and 4 में डिवाइड करोगे तो 2 and 8। यस, मुश्किल तो नहीं हो रही। तो इसका मतलब 8 मिली एम्पियर ऊपर वाली लाइन में और 2 मिली एम्पियर, यस और नो, कंफर्म करो ये चीज। इधर देखो जरा, एक और 12 मिली एम्पियर है। आई टू टेक आसान करनी है कि आप डिवीजन का मतलब कर पाए। एक है 4 and 12, रेशियो में क्या है, तो करंट कैसे होगा बेटा, 3:1। 12 को 3 और 1 में डिवाइड करो 9। तो क्या हम कह सकते हैं इसमें से 9 मिली एम्प्स यहां से जाना चाहिए और 3 मिली एम्प्स यहां से जाना चाहिए। जिस रेशियो में रेजिस्टेंस उसके उल्टे रेशियो में करंट्स। एक और सर्किट में पूछा गया आपसे, ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं है बेटा, एक रेफरेंस बुक का सवाल है। कहा जा रहा है कि 3 रेजिस्टर थे पैरेलल में, पूरा सर्किट था, एक हिस्सा दिखाया गया। कहते हैं सर्किट के इस हिस्से में जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू अननोन है, ये अननोन है, और ब्रांचेस में डिवाइडेड करंट वो भी अननोन है। कहा यह गया है कि अगर एक ब्रांच में करंट 5 मिली एम्प्स है तो बाकी तीनों करंट बताओ, ब्रांचेस के भी और टोटल भी। तो जरा देख लेते हैं। 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 5 मिली एम्प्स कैरिंग है, तो हम कह सकते हैं वो ब्रांच जिसमें रेजिस्टेंस इसका आधा है वहां करंट इसका डबल हो जाएगा। बोलो बेटा ये ऐसा ना, तो जहां 8 है वहां करंट 5 है, तो हम कह सकते हैं जहां 4 ओम्स होगा वहां करंट होगा उल्टा रेशियो। बेटा ये बताएं, 8 वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस 8 और इस वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस आधा हो गया ना बेटा, तो हम कह सकते हैं करंट डबल हो जाएगा। अब और देखते हैं, ये बताएं जो 4 वाली ब्रांच है, 4 वाली ब्रांच क्या हम कह सकते हैं उससे आधा यहां पे है रेजिस्टेंस, तो करंट इसका भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 करंट आ गए। व्हाट विल बी द टोटल, मुश्किल बात नहीं। दिस इज हाउ वी डिवाइड करंट्स इन पैरेलल। इज दिस ओके। तो एक लाइन लिखते हैं यहां पे और पॉइंट्स में, वो लाइन ये है कि the ratio of currents, sorry, the ratio of resistances, the ratio of resistances is reciprocal of the ratio of divided currents, is reciprocal of the ratio of divided currents। बच्चों स्टोरी क्लियर है बेटा, ये पीडीएफ पूरी मैंने भेजी है, इसमें सारा वर्क है आज का, जो जो मिसिंग वो कॉपी करना, खास तौर पे एग्जांपल सर्किट्स।
ये भी समझा ये तो सर ऐसा एक होगा कि देखते देखते